हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोल एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अपना जो विषय है पॉलिटी है, जो सब्जेक्ट है राज्यव्यवस्था है, वो आगे कंटिन्यू चल ही रहा है। उसमें हमने कल जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखी थी। उसे किस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, कैसे उसे उद्देश्य का माना गया, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। मैं आशा करता हूं कि आप जो अपना विषय है उसको साथ साथ कंटिन्यू याद कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से मेरा जो समझाने का तरीका है, मुझे लगता है कि आपको विद गारंटी कह सकता हूँ कि आप इसको भूलोगे तो नहीं। ठीक है, अगर आप इसको भूलने की कोशिश भी करोगे ना, तो भी ये जो चेहरा है ना, ये आपके सामने घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से समझा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य जो आपको है पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो है आपको याद कराना, न कि रट्टे मरवाना या कॉपी भरवाना। अगर आप कॉपी भरना चाहते हो तो मार्केट के अंदर वर्तमान समय में इतना कंटेंट भरा पड़ा है कि अगर ये अपने नज़दीकी सबसे जो नज़दीकी है वो है जालूर गेट। अगर वहाँ पर एक विद्यार्थी जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सी किताब चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सार रूप में, जो मैंने खुद की रिसर्च से, जो मैंने खुद ने जो नोट्स तैयार किए हैं, मैं उसका एक सार रूप, एक निचोड़ रूप आपको दे रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि राज्य सरकार की और जो बड़े लेवल की जो भर्ती है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें एक भी प्रश्न बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। हालांकि प्रश्न की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन जो कंटेंट अंदर है ना वो वही रहेगा। आपको बस कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको यही तय करना है कि बस हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है, अब थारो भाईजों के अंदर वो फीलिंग आ जानी चाहिए आपके अंदर। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुसूचियाँ। और अनुसूचियों के साथ साथ जो भारतीय संविधान के जो भाग है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। अनुसूचियों के साथ साथ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने जो है संविधान के जो भाग है वो अनुसूचियाँ को इंग्लिश में कहा जाता है शेड्यूल। इसको हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ अनुसूची क्या होती है। अनुसूची, व्हाट डू यू मीन अबाउट शेड्यूल, या आप अनुसूची के बारे में क्या जानते हो। अनुसूची एक प्रकार का जो खाका होता है, एक प्रकार की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें लगभग संविधान की जो प्रणाली होती है वो तय कर दी जाती है। जैसे कि अगर आप नोट्स बना रहे होते हो तो अक्सर कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि जो सीधा बोर्ड पे लिखा है उसको सीधा छाप दिया, और कुछ जो मेरी तरह जो अलग सोचते हैं शायद वो अलग रूप से इसको लिखते हैं। जैसे कि मैं अनुसूची बनाता हूँ कि भाई मैंने लिख दिया है कि भाई पेज नंबर इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक ये है, इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक ये है। वो मैं आगे एक शेड्यूल बना देता हूँ, इंडेक्स बना देता हूँ, एक अनुक्रमणिका बना देता हूँ। ठीक उसी प्रकार अनुसूची भी एक प्रकार की अनुक्रमणिका, एक इंडेक्सिंग है। इसमें अनुसूची में भारत के जो संविधान में क्या क्या प्रणाली है और कौन कौन से जो शपथ है उनके प्रारूप है, या जो भारत के जो संघ राज्य क्षेत्र है, जो केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है, जो भाषा है, जो शपथ का प्रारूप है, जो वेतन है, उनका उल्लेख इन अनुसूचियों में किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुसूचियाँ है कितनी। तो अनुसूचियाँ है आपके 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है? वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर वर्तमान शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब पूर्व में कुछ और थी। और कितनी थी? जब संविधान लागू हुआ था, संविधान निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। ठीक है, इसकी जो अनुसूचियों की जो पहली लाइन है वो है कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12। कुल अनुसूचियों की संख्या जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी थी, तो 8। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्रथम अनुसूची के बारे में। कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची। आपको पता है कि जब कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है या जो किसी भी प्रकार का जो शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले जो स्तुति की जाती है वो की जाती है भगवान श्री गणेश की। क्यों की जाती है? क्योंकि उनको सभी देवों में जो है उनको सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। उसी प्रकार हम किसकी अनुसूची पढ़ रहे हैं?
हम अनुसूची पढ़ रहे हैं भारत की, तो भारत की अगर अनुसूची पढ़ रहे हैं तो विशेष बात यही है कि इस अनुसूची में क्या होना चाहिए। तो इस अनुसूची में आप कहोगे कि इस अनुसूची में होना चाहिए भारत के बारे में। भारत के बारे में, भारत में क्या है, तो भारत में दो प्रकार है। मतलब भारत को अगर विस्तार रूप से देखा जाए तो दो भागों में देखा जा सकता है। दो भाग कौन से, एक तो हो गया राज्य, एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्या है, तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेशों के नाम एवं और उनकी क्या है, और उनकी सीमाएं। प्रथम अनुसूची जो दी गई है उसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के नाम के साथ साथ उनकी दी गई है सीमाएं, उनकी बाउंड्री जो दी गई है वो भी इस प्रथम अनुसूची के तहत दी गई है। उसके बाद आती है आपकी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में आप अगर एक लॉजिक लगाओ, एक आइडिया लगाओ, तो क्या लगा सकते हो मोटा मोटा, कि भाई राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो वहाँ पर प्रशासक तो चाहिए ना। अगर प्रशासक चाहिए, अगर वहाँ पर व्यक्ति चाहिए, तो व्यक्तियों के लिए होना चाहिए पैसा। बिन पैसों के आज कोई काम नहीं होता है। तो दूसरी अनुसूची में जो है आपके वो है संचित निधि पर भारित वेतन। कौन सी निधि पर भारित वेतन, संचित निधि पर भारित वेतन। यहाँ पर कुछ टर्म्स है, ये मैं उनको आपको विस्तार से बताता हूँ। एक तो आया आपके संचित, एक आया आपके निधि, और एक आया आपके भारित। भारित शब्द से तात्पर्य है कि भार होना, यानी कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी स्वरूप कार्य होता है कि भाई ये भार इन्हीं के ऊपर है और ये जो वेतन है वो यही देंगे। भारित का मतलब होता है किसी एक पर विशेष रूप से इसे ऐसे समझा जाए कि भाई घर में सबसे जो कार्यशील व्यक्ति होता है वो होता है पिता या दादाजी, ठीक है, वर्तमान समय में पिता, दादाजी या भाई। तो वो जो कमा के लाते हैं, जो इनकम आती है, तो सबसे पहले यही आस रहती है कि कब सैलरी आए। सैलरी आ गई तो सैलरी आते ही सबसे पहले जो निगाह जाती है वो जाती है पिता या भाई की तरफ कि पैसा आ गया है, अब कपड़े लाने हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है, जो जेब खर्ची है वो देनी है, जो पॉकेट मनी है वो देनी है, तो उनकी तरफ नज़र जाती है। अर्थात जो आपका जो कपड़े हैं, जो आपके गहने हैं, जो वस्त्र आभूषण है, जो आपकी पॉकेट मनी है, वो वहाँ पर भारित है। मतलब आपको पता है कि ये पैसा यहीं से ही आएगा, वो होती है आपके भारित। मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक पर निर्धारित करना कि ये पैसा यहीं से आएगा, वो होता है भारित। उसके बाद होता है निधि। निधि का अर्थ होता है पैसा, रुपया। उसके बाद होता है संचित। संचित का मतलब होता है जो संचय करके रखी गई है। आपको मैं बता दूं कि जो भारत सरकार में जो निधि है, जो वेतन है, भारित वेतन है, वो जो निधि से दिया जाता है। और निधि दो प्रकार की होती है। निधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो आपके हो गई, हालांकि मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो इस दूसरी अनुसूची में नहीं है, मैं बस आपको संचित निधि और आकस्मिक निधि में भेद बता रहा हूँ। निधि कितने प्रकार की होती है? तो निधि होती है आपके दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है संचित निधि और दूसरी होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि में फर्क क्या है? संचित निधि में जो संचित निधि का अर्थ है जो राजस्व आया है, राजस्व प्राप्ति का, जो राजस्व प्राप्ति हुई है उसको वेतन के रूप में देना। राजस्व प्राप्ति का वेतन स्वरूप या वेतन रूप, ये तो हो गया आपके संचित निधि। संचित निधि वो हो गई है जैसे राजस्व जो प्राप्त हुआ है हमें, चाहे वो राजस्व आपके एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो आपके राजस्व है इंडस्ट्री से हो, चाहे वो आपके राजस्व है इनकम टैक्स से जो रिटर्न भरा जाता है वो हो,
चाहे आपके जो संचित निधि है वो किसी भी प्रकार के जो रोड टैक्स है उनसे है, रेवेन्यू टैक्स है उनसे संबंधित जो आपको पैसा प्राप्त होता है वो वेतन के रूप में दिया जाता है। जैसे भाई एक सामान्य रूप से देखा जाए तो जो वो पुलिस प्रशासन है, जो आर्मी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो राजनेता है, जो पॉलिटिशियन है, उनकी जो सैलरी जाती है वो कहाँ से जाती है? वो यहीं से जाती है। एक जो आम नागरिक होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, या जो इनकम टैक्स जो फाइल करते हैं, इनकम टैक्स जो भरते हैं, उनके द्वारा भरी गई जो पैसा होता है, जो राजस्व होता है, उसी को वेतन के रूप में देना एक संचित निधि कहलाती है। उसके बाद दूसरी होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो लगभग मेरे मानने में ये है कि हर व्यक्ति के पास आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि कैसे? तो कोई हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई अपने पास पैसा है, 1000, 500, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितनी भी उसकी लिमिट होती है वो अपनी लिमिट का लगभग 10% सेव करके रखता है। और वो उस 10% को, जैसे मान लीजिए 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, जितनी भी उसकी है जो उसकी रखने की जो हैसियत है उसके अनुसार वो रखता है कि भाई ये 500 रुपये ये बटुए की इस जेब में है और यहाँ से मैं इसको तभी निकालूंगा जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कैसे? जब भाई मान लो कि आप रास्ते पे चल रहे हो और आप कहीं दूर जाना है आपको और भूख लग गई है। अब पता है कि आपके अकाउंट में लगभग 5-7 हज़ार रुपये पड़े हैं या उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। आपके अकाउंट में पड़े हैं, अब पेट में भूख है, पैसे अकाउंट में है, लेकिन अकाउंट हो गया फ्रीज, या बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है, या फ़ोन हो गया हैंग, या आपके जो नेटवर्क का है वो एरर आ गया। पेट में तो भूख है, दुकानदार आपको देगा नहीं, ऐसे देगा नहीं। तब आप उस पैसे को जो आपके जो बचत में जो रखा हुआ है, जो आकस्मिक जो इमरजेंसी पैसा है वो रखा, आप उसका यूज़ करते हो। आप बस में चढ़ गए, पता नहीं था कि भाई इसमें जो है डिजिटल पेमेंट नहीं है। आप बस में चढ़ गए फटाफट जल्दबाजी में कि भाई जल्दी है, बस निकल रही है, आप बैठ गए। अब उसने जब मांगा कि लाओ भाई किराया लाओ, तब आपके पास पैसा है ही नहीं, आपके पास पैसा डिजिटल रूप में, अब आप डिजिटल रूप कर नहीं सकते हो। तो वो जो पैसा जब जो आपकी जेब में जो आकस्मिक रूप में इमरजेंसी के लिए जो रखा जाता है ना, उसी को कहते हैं आकस्मिक निधि। और जो भारत की आकस्मिक निधि है उस पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का अधिकार होता है। और इस आकस्मिक निधि का जो राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं वो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है कि भाई अब इमरजेंसी है, अब ये पैसा बचा ही नहीं है, अब बस दिवाली की स्थिति में हो चुके हैं, अब के नहीं है, आगे काली भींत है, उस समय ये आकस्मिक निधि को काम में लिया जाता है। ये होती है निधि के 2 भाग। और अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में है आपके संचित निधि के 2 भाग। किसके 2 भाग? संचित निधि के। संचित निधि के 2 भाग कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो विधायिका है वो कैसी विधायिका है? तो वो विधायिका है दोहरी विधायिका। कैसी विधायिका है? दोहरी विधायिका। अब दोहरी विधायिका है तो संचित निधि भी 2 प्रकार की होगी। कैसे? तो ऐसे मतलब एक तो होगी आपके केंद्र की और दूसरी होगी आपके राज्य की। किसकी होगी? केंद्र और राज्य की। एक तो वेतन हो गया जो है वो संचित निधि पर भारित वेतन। संचित निधि एक तो है केंद्र की संचित निधि पर भारित वेतन और दूसरा है राज्य की संचित निधि पर भारित वेतन। मतलब जो दिए जाते हैं, जो सैलरी दी जाती है वो इनके ऊपर भारित होती है। केंद्र में किसकी है? तो केंद्र में आपको पता है कि जो सर्वोच्च जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है आपके राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जो है वेतन वो इसके ऊपर भारित है। नंबर 1 पर हो गया आपके राष्ट्रपति। ठीक है। अब राष्ट्रपति हो गया तो राष्ट्रपति से निचले स्तर पर आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं है। उपराष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है उनको उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उनको पैसा मिलता है राज्यसभा के जो सभापति के रूप में। किस रूप में मिलता है? तो उन्हें मिलता है राज्यसभा सभापति के रूप में। राज्यसभा सभापति या आप कह दो उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हो गए। उसके अलावा आते हैं राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का वेतन केंद्र की जो संचित निधि उस पर भारित है। उसके बाद आपके राज्यसभा आ गया। राज्यसभा आ गई। लोकसभा इधर से पीछे से देख रहे हैं, क्यों भाई पैसा नहीं मिलेगा क्या? तो पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो पैसा मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इनका भी जो है वेतन है वो संचित निधि पर भारित है। अब लोकसभा अध्यक्ष आ गए, उपाध्यक्ष आ गए, मंत्री देख रहे हैं इधर से, क्या हमें पैसा मिलेगा? आप हालांकि खाते तो बहुत है वो, लेकिन जो नियत होती है ना वो नियत नहीं भरती। इसलिए मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद या सीधे लिख दो मंत्री एवं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इनको जो वेतन मिलता है वो होता है संचित निधि पर भारित। अब ये तो हो गए आपके विधायिका से संबंधित। अब आती है आपकी न्यायपालिका। वो कह रही है पैसा तो सर हमें भी चाहिए, तो पैसा चाहिए तो ले जाओ भाई। सीएजी क्या कौन है? सीएजी के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी हो गई। सीएजी के बाद जो वेतन जो भारित होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का किस पर भारित होता है? तो वो होता है केंद्र की संचित निधि पर। ये होता है केंद्र की संचित निधि पर भारित वेतन। इसमें आपको ना एक और मिलेगा, वो मिलेगा आपको हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका भी, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उनका वेतन भी आपको कई कई जगह यहाँ पर लिखा हुआ भी मिलेगा। लेकिन जो राज्य की जो संचित निधि है उस पर हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके पेंशन और भत्ते वो राज्यसभा की संचित निधि पर भारित है। अब ये तो हो गया आपके केंद्र की संचित निधि पर भारित। अब आती है राज्यसभा। राज्यसभा में जो राज्यसभा क्या, राज्य में सबसे जो सर्वोच्च संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होता है आपके राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद जो संचित निधि पर भारित है वो है विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा। अब आपके दिमाग में ये सवाल एक आ ही गया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो जब हम विधायिका को पढ़ेंगे, जब हम राज्य से जो विधायिका पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगा कि विधान परिषद और विधानसभा में विशेष रूप से क्या अंतर है। तब तक आप धैर्य बनाए रखें। विधान परिषद में होते हैं आपके सभापति। कौन होते हैं? सभापति। और सभापति के अलावा होते हैं आपके उपसभापति। कौन होते हैं? उपसभापति। विधानसभा में होता है अध्यक्ष, वासुदेव देवनानी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इनका जो है वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इसके अलावा राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री, मंत्री एवं चीफ मिनिस्टर, जितने भी राज्य के मंत्री हैं, जो राज्य के मंत्री होते हैं कुल सदस्य संख्या का 15% एवं न्यूनतम 12, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। मंत्री एवं मुख्यमंत्री शामिल हो गए। उसके बाद बचते हैं आपके जो हाईकोर्ट है उसके जज, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए पेंशन एवं भत्ते। न्यायाधीशों की पेंशन एवं भत्ते की पेंशन एवं भत्ते। क्यों पेंशन एवं भत्ते क्यों भारित है? क्योंकि जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से है, जैसे वर्तमान में अपने जो है जोधपुर में लगे हुए थे जज थे विजय बिश्नोई, जिनको असम हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, वो मूलतः राजस्थान से है। तो जब वो रिटायरमेंट लेके राजस्थान में आएंगे तो वो राजस्थान की संचित निधि पर भारित हो जाएगा। अभी अपने हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके MM श्रीवास्तव, माननीय मदन मोहन श्रीवास्तव। और जो अभी हरियाणा के वर्तमान में जो नए राज्यपाल बने हैं वो गुलाब चंद कटारिया है। एक मिनट, मैं कंफ्यूज मैं डाल रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको हाईकोर्ट के जो जज है वो बता रहा हूँ। तो अपने जो हाईकोर्ट के जज है वर्तमान में वो राजस्थान हाईकोर्ट के जज है वो है MM श्रीवास्तव, मदन मोहन श्रीवास्तव।
और जो असम हाईकोर्ट के जज हैं वो बनाए गए हैं नवीनतम, जो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे विजय विजय जी विश्नोई को, वो अभी असम हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उनकी जो न्यायाधीशों की जो पेंशन है, जो भत्ते हैं, वो है आपके राज्य की संचित निधि पर भारित। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी अगली अनुसूची, और वो अनुसूची है तीसरी अनुसूची कहती है कि इसमें आप अगर लॉजिक लगाओ तो लॉजिक क्या लगाओगे, तो इसमें लॉजिक आप लगाओगे कि भाई आपने जो है बना दिया है, जो आपने पैसा दे दिया है, राज्य बना दिया, उसकी सीमाओं को तय कर दिया है, तो अब एक उत्तरदायित्व और भी बनता है कि क्या आप बना तो रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ जो नियमावली होनी चाहिए, कुछ शपथ होनी चाहिए। वो शपथ है तीसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में आपके शपथ का प्रावधान, शपथ का प्रावधान। तीसरी अनुसूची में आपके शपथ का प्रावधान। शपथ कैसी? तो शपथ भी दो प्रकार की होती है। शपथ का मतलब क्या होता है? मैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ठीक है, तो इस शपथ का मतलब होता है कि आप इस पद के लिए शपथ ले रहे हो, और इस शपथ के तहत मैं आपको आगे जब लोकसभा और राज्यसभा, जब संसद पढ़ाऊंगा, उस समय आपको मैं इनकी जो है शपथ है उसका प्रारूप भी आपको पढ़कर बताऊंगा, या जो आपका प्रारूप है वो समझाऊंगा कि वो विधि द्वारा स्थापित, निष्पक्ष, किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं लेना, किसी भी प्रकार का राग द्वेष अनुराग नहीं रखना, उसकी शपथ लेते हैं। अब तीसरी अनुसूची में शपथ है, तो शपथ भी दो प्रकार की है। कैसी है? तो दो शपथ के दो प्रारूप हैं। दो प्रारूप कैसे? तो दो प्रारूप हैं आपके, एक तो है केंद्र का शपथ का प्रारूप, और एक है आपके राज्य के शपथ का प्रारूप। केंद्र के शपथ का प्रारूप कैसे? तो केंद्र में आपके सबसे पहले होते हैं एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी किस में होते हैं? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा में होते हैं एमपी, होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें ये तो हो गए आपके उम्मीदवार। कौन हो गए? उम्मीदवार, इनकी शपथ है। और दूसरे होते हैं एमपी, निर्वाचित एवं मनोनीत। मुझे लगता है कि आपके मन में एक कन्फ्यूजन आ गया कि भाई दोनों जगह एमपी लिख दिया है, तो दोनों जगह एमपी लिखने के जो पीछे जो प्रमुख कारण है, वो कारण ये है कि एक तो होता है उम्मीदवार और एक होता है निर्वाचित या मनोनीत। अब उम्मीदवार कैसे? तो जो वर्तमान में जो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10, यानी कि टोटल हो गई आपकी सीटें 35। अब मान लीजिए कि जो जोधपुर विधानसभा से, जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से दो तो जो प्रमुख उम्मीदवार है वो खड़े हुए थे। कौन कौन से? एक तो हुए थे आपके बीजेपी से हुए थे गजेंद्र सिंह शेखावत, और कांग्रेस से हुए थे आपके करण सिंह जी उचियाला। ये दो तो हो गए बड़ी बड़ी पार्टियों से। उसके अलावा आरएलपी से अलग उम्मीदवार खड़ा होता है, उसके अलावा निर्दलीय अलग है, उसके अलावा बसपा है, सपा है, शिवसेना है और आम आदमी पार्टी है। ऐसी लगभग जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। मान लो 10 उम्मीदवार खड़े किए। कितने उम्मीदवार? 10 उम्मीदवार खड़े हो गए, टोटल 10 उम्मीदवार खड़े हो गए। अब ये तो है नहीं कि भाई जो 10 उम्मीदवार है 10 के 10 को शपथ नहीं लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये जो प्रथम जो प्रारूप है उम्मीदवार, तो प्रथम प्रारूप में 10 के 10 उम्मीदवारों को शपथ लेनी पड़ती है। 10 के 10 ने शपथ ली, फिर हुआ चुनाव। तो निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत वो इसका चुनाव करवाता है। चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद ये तो है नहीं कि 10 के 10 जीतेगा तो कोई एक, और वो जीतेगा फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, मतलब जो प्रथम आएगा, जो बहुमत लाएगा वही जीतेगा।
तो 10 में से जीता एक उम्मीदवार विजय हुआ। अब ये 9 तो पीछे टल गए ना, ये जब अगर 9 पीछे रह गए हैं तो बचा एक जीतेगा तो वो लेगा शपथ, वो वापस शपथ लेगा। पहले शपथ लेता है कि मैं इस पद की दावेदारी करता हूँ, फिर ये शपथ लेगा कि मैं इस पद के लायक हूँ, मैं जीत के आया हूँ और अब मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान की शपथ लेता हूँ। वो होती है निर्वाचित एवं मनोनीत व्यक्ति द्वारा जो पुनः शपथ ली जाती है वो। इसीलिए आपको इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। उसके बाद ये आपके हो गए जो MP है वो उनकी शपथ हो गई। उसके बाद आपके शपथ होती है मंत्री की एवं प्रधानमंत्री की, मंत्री एवं प्रधानमंत्री की। अब जो MP है, कुल MP जैसे 545 चुन के उम्मीदवार गए, ऐसा तो है नहीं कि 545 मंत्री बने गए। अगर आप मंत्री बनते हो तो आपके मंत्री पद की अलग शपथ है, उनमें से एक व्यक्ति बनता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के लिए अलग शपथ है। अब मंत्री ने शपथ ले ली, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली। अब जो सिलसिला है वो यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो अनुसूची, जो तीसरी अनुसूची है, उसमें जो दिया गया है, आपके प्रारूप दिया गया है शपथ का, उसमें जो है आपके उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय भी शामिल हुआ है। उच्चतम न्यायालय कैसे शामिल हुआ है? उच्चतम न्यायालय ऐसे शामिल हुआ कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके भी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। आपको ये बता दूं कि राष्ट्रपति के जो शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखना। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी यहीं से अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रावधान उल्लेखित है उसके अनुसार शपथ लेते हैं। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ले ली, तो उसके बाद बचता है आपको जो मैंने पिछली बार जिसका वेतन जो केंद्र सरकार पर भारित है वो है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके जो शपथ का प्रारूप का जो उल्लेख है वो भी तीसरी अनुसूची में है। और उच्चतम न्यायालय और CAG, इनके दोनों के जो शपथ का प्रारूप है वो एक समान है। शपथ का प्रारूप एक समान, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वही CAG शपथ लेगा। ये है आपके केंद्र में जो शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची के तहत, वो हो गया। उसके बाद बचते हैं आपके जो राज्य में कौन कौन शपथ लेता है? तो राज्य में जो 2 प्रणाली होती है, एक तो होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। एक होता है आपके MLA और एक होता है आपके MLC। MLA का मतलब हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य, और एक होता है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद का सदस्य। एक तो हो गया आपके विधानसभा सदस्य, दूसरा होता है आपके विधान परिषद सदस्य। ये तो हो गया आपके सभा लेजिस्लेटिव, और ये हो गया आपके परिषद काउंसिल। ये इन दोनों के जो उम्मीदवार हैं वो लेंगे शपथ लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है, जो लोकसभा राज्यसभा के उम्मीदवार हो गए, फिर ये जो MLA और MLC बन गए, MLA MLC बनने के बाद शपथ लेते हैं। उसके बाद सेम प्रणाली है, मंत्री है, बिल्कुल है, मंत्री है। वर्तमान में 2 तो मुख्यमंत्री है, विशेष रूप से यही है। कार्मिक मंत्रालय अलग है, शिक्षा मंत्रालय अलग है, चिकित्सा मंत्रालय अलग है, शिक्षा मंत्रालय अलग है। मंत्री एवं मुख्यमंत्री, वो भी इस पद की जो है वो शपथ लेते हैं कि भाई हम इस पद के लिए उम्मीदवारी करते हैं और इस पद को धारण कर रहे हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस, यहाँ उच्चतम न्यायालय है तो यहाँ उच्च न्यायालय आ जाएगा, हाईकोर्ट आ जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो भी उनके भी शपथ का जो प्रारूप का उल्लेख है वो भी आपके इसी तीसरी अनुसूची में दिया गया है।
अब मैं आपको बता रहा हूँ एक कन्फ्यूजन की बात। कन्फ्यूजन की बात क्या है, तो आप ये मत समझना कि जो दूसरी अनुसूची में जिनका वेतन संचित निधि पर भारित है चिपका दो उनको साथ साथ, नहीं। क्यों? क्योंकि जो राज्य के केवल एमएलए, एमएलसी, मंत्री, मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के जो जज है वो, केंद्र में एमपी, ठीक है, मंत्री, प्रधानमंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो और सीएजी, उनके शपथ का प्रारूप का उल्लेख है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरी अनुसूची में किन के शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। ये तो प्रावधान है, किन के शपथ का प्रावधान है, और अब मैं जो लिखा रहा हूँ वो है जो तीसरी अनुसूची में जिनके शपथ का प्रावधान नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं है इसका कारण मैं बताता हूँ। तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो तीसरी अनुसूची में नहीं है, सबसे पहले नंबर पर आता है राष्ट्रपति, जिसका तीसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है। दूसरे आते हैं आपके उपराष्ट्रपति, तीसरे आते हैं आपके राज्यपाल, ठीक है, और जो चौथे आते हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों में जो है प्रशासक, वो है यूटी के प्रशासक, यूटी के प्रशासक। इनके जो शपथ के प्रावधान का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में। किसमें है राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख? अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का किसमें है? अनुच्छेद 69 में। जो आपके राज्यपाल है उसका किसमें उल्लेख है? तो उसका उल्लेख है 159 में। ये हो गए तीन प्रमुख प्रशासनिक संवैधानिक पद। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 69 में, राज्यपाल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 159 में, और जो यूटी के जो प्रशासक है उनका उल्लेख है केंद्र शासित प्रदेश अधिनियमों में। किसमें है? तो उनका उल्लेख है केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम में। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का जो नियम है वो अलग है, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, इसमें उल्लेख है। इसके अलावा कौन जो है वो शपथ नहीं लेता है? तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है, शपथ नहीं लेता है, शपथ नहीं लेते, ठीक है। वो आपके चार तो ये हो गए। उसके बाद चार और पद बताता हूँ। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 विधानसभा, नंबर 4 विधान परिषद, नंबर 4 पर क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद ये जो है वो इसमें क्यों नहीं लेते आप ये बता सकते हो? कि मैंने इनका जो लिखा है कि भाई ये अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं, इसका कारण कोई बता सकता है क्या मुझे? यदि आप में से अगर कोई बताना चाहता है या बता रहा है तो मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आप बता सको तो बता दो, वरना फिर मुझे तो बताना है ही। चलो मैं ही बता देता हूँ। आपका जवाब तो आ नहीं रहा है, वेट कर लिया है मैंने, इंतज़ार करके देख लिया है। तो आपके जो राज्यसभा के हैं अध्यक्ष, एक तो है आपके अध्यक्ष, क्या है? क्या? एक तो है आपके अध्यक्ष और एक है आपके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा में आपके सभापति एवं उपसभापति, उपसभापति। विधानसभा में आपके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। विधान परिषद में आपके सभापति एवं उपसभापति। विधानसभा में आपके सभापति एवं उपसभापति। अब मैंने ये नाम लिखे हैं तो इनका जो संचित निधि पर भारित नहीं है, सॉरी शपथ का प्रावधान का उल्लेख नहीं है। कारण यह है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
इनका कोई भी अलग से संविधान में इनका कोई संवैधानिक पद नहीं है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपने में से चूज करते हैं। यहाँ पर संविधान में ये देखिए, संविधान में लिखा हुआ है COOSE, चूज यानी चुनते हैं, अपने में से चूज करते हैं कि भाई 50 जने हैं, 50 में से ढंगा कौन है, कौन है, कौन है, ये है, आ जाओ भाई लोकसभा अध्यक्ष, आ जाओ भाई लोकसभा उपाध्यक्ष। आपने ये पद तो मन से बनाए हैं, आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसलिए बनाया कि वो एक डेकोरम जो मेंटेन कर सके, उसके बाद जो प्रमुख जो क्रॉसिंग है वो करवा सके, और जो यील्डिंग है वो करवा सके, उसके लिए बनाया जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद को। भाई अध्यक्ष है जो सदन की कार्रवाई का ध्यान रखेगा, जो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, संविधान जो संसद में है एक डेकोरम व्यवस्थित करेगा, किसको बोलने देना है, किसको नहीं देना है, किसको कितना बोलने देना है, क्रॉस वोटिंग का क्रॉस जो है वार्तालाप जो कब करवाना है, कब किसी विधेयक को पेश करना है, कब किसी विधेयक पर चर्चा करनी है, वो तय करने का कार्य है। और जो उनकी बैठकें हैं वो कब होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए, कब कब नहीं होनी चाहिए, उसका निर्धारण करने के लिए बनाया जाता है अध्यक्ष। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो कार्य निष्पादन करता है, जो कार्यों का क्रियान्वयन करता है, उसके लिए बनाया जाता है उपाध्यक्ष को। इसीलिए इनको चूज किया जाता है, इनको केवल और केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, जो सांसद है उस रूप में इनको वेतन मिलता है, और उनकी जो शपथ है वो भी एक MP के रूप में ही होती है। उसके बाद आता है आपके सभापति एवं उपसभापति। सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। जो अनुच्छेद 69 है जिसमें इसके उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, उसके तहत बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, कौन होगा? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसीलिए जो सभापति शब्द है वो उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः ही सभापति बनेगा। अगर मैं ये सीधा सवाल आपसे प्रश्न करूं कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, प्रथम सभापति कौन थे, तो लगभग सारे सोचने लग जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो फटाफट आंसर आ जाएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और प्रथम सभापति भी थे। वर्तमान में अगर पूछूं कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो विचार करने के लायक प्रश्न नहीं है। आपको सीधा फटाक से जवाब देना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति है वही सभापति है। और सभापति वर्तमान में कौन है, तो सभापति, राज्यसभा के सभापति वर्तमान में है आपके जगदीप धनखड़, जो अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है उपसभापति। सभापति की अनुपस्थिति में कार्यों का निष्पादन करना, बैठकों का निर्धारण करना, सुनवाई करनी, सदस्यों को बोलने का अधिकार वगैरह देना, ये कार्य करता है आपके सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति। सेम सिस्टम है आपके विधानसभा और विधान परिषद में। विधान सभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चूज किया जाता है, सभापति एवं उपसभापति। यहाँ पर ये लॉजिक मत लगाना आप कि भारत का उपराष्ट्रपति बन गया सभापति और राजस्थान का उपराज्यपाल बन जाएगा सभापति, ये नहीं। ये आप थॉट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि विधान जो परिषद है वो केवल और केवल 6 राज्यों में ही है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। हालांकि राजस्थान ने इसके लिए वो लगा रखी है, अपनी फाइल कर रखी है कि भाई साहब सभा जो विधान परिषद वो हमें बनाने की अनुमति दो, लेकिन वो नहीं बना दी जा रही, उसको मान्यता नहीं मिली है अभी तक। वो क्या है क्या नहीं है आपके लिए, आप इसे अगर सस्पेंस के रूप में देखना चाहो तो अभी देख सकते हो, क्योंकि मैं इसको बाद में आगे जब अपना ये टॉपिक आएगा उस समय आपको सविस्तार से समझाऊंगा, ताकि आपको उस समय सही से समझ आएगा। उसके बाद आता है उपसभापति का पद। सभापति और उपसभापति दोनों को आप चूज किया जाता है। ये है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में किसके जो शपथ का जो प्रावधान का उल्लेख है और किसके नहीं है, ये हमने पढ़ा है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची बात करती है आपके केंद्र एवं राज्य से संबंधित आती है। वापस केंद्र एवं राज्य से कैसे संबंधित है, तो इसका जवाब भी आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, क्या पता आंसर आपके मस्तिष्क की उपज में दब के बैठा हो। तो आपकी बात आती है चौथी अनुसूची की, है चौथी है ना, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। मैं आपको एक थोड़ी सी हिंदी की जानकारी दूं, तो जानकारी ये है कि जितने भी ऊपर गुंडी वाले शब्द है ना, जैसे क ख ग घ, इसमें कुछ नहीं है, च छ ज झ य, इसमें भी कुछ नहीं है, ट ठ ड ढ ण, इसमें भी नहीं है, त थ थ द नहीं है,
फिर ध, फिर न हो गया, फिर त थ द ध न, फिर प फ ब भ, फिर मैं य र ल व श श है अक्षय त्र और ज्ञ। जितने भी ऊपर घुंडी वाले शब्द हैं, जिनके भी ऊपर घुंडी है, ये देख रहे हो आप, जिनके भी ऊपर घुंडी है उसके ऊपर से कभी लाइन नहीं जाएगी। अगर आपने लाइन ऊपर से खींच दी है तो वो आपके वर्तनी की जो लेखनी की दृष्टि से है वो अशुद्ध माना जाएगा। इसीलिए जितने भी घुंडी वाले शब्द जिनके ऊपर घुंडी है उनको हमेशा खुला रखा जाता है। ये थी आपकी कुछ हिंदी की जानकारी जो आपके भविष्य में काम आ सकती है, कि जितने भी घुंडी वाले शब्द हैं उसके ऊपर से लाइन कभी नहीं गुजरेगी। जैसे मैंने यहाँ से नहीं निकाली है और इसको छोड़ दिया है खुला। तो ये अपनी बात करते हैं अपनी चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में है आपकी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अर्थात किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होनी चाहिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होनी चाहिए। अपने जो पूर्वोत्तर राज्य जाते हैं वहाँ पर राज्यसभा की सीटें एक ही सीट है। वहीं अपने राजस्थान में आए तो राज्यसभा की सीट आ जाती है 10। वहीं अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर राज्यसभा की सीटें बढ़ जाती है। इसका उल्लेख मिलता है आपके अनुसूची 4 में। चौथी अनुसूची के बाद है आपकी 5वीं अनुसूची, अनुसूची 5, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5वीं के बाद आती है आपके 6 नंबर पर छठी अनुसूची। अब आप ये सोच रहे हो कि दोनों अनुसूची एक साथ लिख दी, तो हाँ, छठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची दोनों ही, 5वीं और छठी अनुसूची जो है वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान। क्या है, जो जनजातीय क्षेत्र है, जो ट्राइबल्स जो एरिया है, जैसे अगर आप कोई फॉर्म भरते हो ना तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं विशेष रूप से। एक तो आता है टीएसपी, एक आता है नॉन टीएसपी। जब वैकेंसी आती है तो उसमें 2 शब्द लिखे होते हैं, एक तो आता है टीएसपी, एक आता है नॉन टीएसपी। टीएसपी का मतलब होता है कि आप जो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो और उनके लिए जो फिक्स जो सीटें, रिजर्व सीटें हैं वो आती है। उसके बाद आती है नॉन टीएसपी, उसमें हम सब फार्म भरते हैं, उसमें हम सब फॉर्म लगा देते हैं। वो होते हैं जो क्षेत्र होते हैं जिनमें जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित होता है। भाई ये जो अति पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसको शिक्षा से, जिसको समाज से, जिसको परिवार से, या जो बाहरी वातावरण है, जो विदेशी स्थिति है, जो विदेशी मामले हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के जो मामले हैं, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए वो किए गए 5वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची, छठी अनुसूची में भी यही लिखा हुआ है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान। ठीक है, विशेष प्रावधान। लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसमें 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, और वो 4 राज्य हैं आपके असम, असम का पड़ोसी मेघालय, मेघालय का पड़ोसी त्रिपुरा, और त्रिपुरा का पड़ोसी आपके आ गया मिजोरम, मिजोरम। ये 2 तो आपके इस पे हो गए, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा पर स्थित जो प्रमुख राज्य है वो। ये जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के लिए विशेष अनुसूची का जो उल्लेख किया, जो निर्माण किया गया वो है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची कहती है कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान। ये 5वीं में हो गया, जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है उनके लिए विशेष प्रावधान हो गया। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में तो विशेष प्रावधान, स्पेशल फॉर असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए विशेष रूप से जो प्रावधान किया गया है वो है आपके छठी अनुसूची में। उसके बाद आती है आपके 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। ये अपना ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है,
इसको अभी हम थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। आपके आती है 7वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर 7, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपके सूचियों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? सूचियों का वर्गीकरण। सूचियों का वर्गीकरण कैसे? सूची 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक तो है आपके संघ सूची, दूसरी है आपके राज्य सूची, और तीसरी है आपके समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब मैं आपको आपके सामने एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दो कि जो समवर्ती सूची है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई, इसका स्रोत क्या है। जब तक मैं आगे पढ़ा रहा हूँ तब तक आप इसका आंसर सोच के रखोगे भाई समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। जो संघ सूची है, जो राज्य सूची है और जो समवर्ती सूची है, इसमें प्रमुख रूप से टोटल विषयों को इस प्रकार बांटा गया है। एक तो विषय है संविधान जब लागू हुआ था तब, प्रारंभ में, प्रारंभ विषय, ठीक है। और एक आता है आपके वर्तमान विषय, वर्तमान विषय। एक तो आ गया आपके प्रारंभ में विषय, एक हो गया आपके वर्तमान में विषय। कैसे विषय? वर्तमान में विषय। ये आपको मैं एक हाईलाइट रूप में बता देता हूँ कि इनको आप अगर आप डायग्राम बना के समझो तो कैसे समझोगे। जो संघ सूची है उसमें प्रारंभ में विषय थे आपके 97। जो आपके राज्य सूची है उसमें आपके प्रारंभ में विषय थे 66। और जो आपके समवर्ती थी उसमें शामिल जो विषय थे वो थे 47। वर्तमान में संघ सूची में जो विषय हो गए वो हो गए 98, राज्य सूची में हो गए आपके 59, 59, और इसमें हो गए आपके समवर्ती सूची में हो गए आपके 52। इन सूचियों का वर्गीकरण इस प्रकार से वर्तमान समय में किया गया है। तो ये जो समवर्ती जो सूची है ये विषय लिए गए थे आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये होती है आपके अनुसूची नंबर 7 कंप्लीट। 7वीं अनुसूची के बाद अपनी आती है अनुसूची 8वीं। अनुसूची 8वीं, अनुसूची 8 में आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और जिसका नेतृत्व किया था अपने स्प्रिंग बोर्ड के जो जिन्हें किंग ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड कहा जाता है हिस्ट्री का, राजवीर सिंह चलकोई सर ने इसका जो विशेष रूप से मुद्दा उठाया था और इसकी जो कमेटी थी उसको एक दिशा प्रदान की थी, वो की थी राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए। राजस्थानी भाषा को मान्यता। अब बात है ये भाषा की, तो 8वीं अनुसूची में क्या होगा? 8वीं अनुसूची में होगा भाषाएं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में है आपके भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ था प्रारंभ में 14 थी, प्रारंभ में 14, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है जिसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं। आप ये इस डायग्राम पे मत जाना कि ये कैसा बना है, बस मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि ठीक है, ये अपना भारत है और ये इसके ऊपर आप ऐसे समझ लो, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने कश्मीर से। तो आपके मैं 22 भाषाओं को उल्लेख कर रहा हूँ। आपके एक होगी कश्मीरी, ठीक है। कश्मीर से नीचे उतरती है आपके आ गया पंजाब, तो होगी आपके पंजाबी। पंजाब के बाद ये बेल्ट आता है आपके हिंदी का, तो हो गया आपके हिंदी। हिंदी के पास यहाँ पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की जो लैंग्वेज है वो है बंगाली, बंगाली बाबा। बंगाल के बाद इधर जाते दिया आता है आपके असम, असम की भाषा है असमिया। असम के बाद अगर हम देखें तो असम के पास अगर वापस नीचे उतरे तो यहाँ पर आता है आपकी उड़ीसा। आपकी उड़ीसा की जो भाषा है वो आपके ओडिया। उड़ीसा के पास आते हैं तो आता है महाराष्ट्र, तो उसकी आती लैंग्वेज आती है मराठी, मर्द मराठा, वो बात है।
थोड़ा सा इधर आते तो अपने आता है गुजरात। केम छो मोटा भाई, गुजराती। गुजरात से नीचे उतरते ही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे उतरते ही आता है आपका कर्नाटक, तो आपके आगे कन्नड़। कन्नड़। उसके बाद आती है आपके, अगर आप थोड़ा नीचे उतरोगे तो ये जो बेल्ट स्टार्ट हो जाते हैं वो साउथ के, तो यहाँ अगर आप आते हो तो आती है आपके तेलुगु। तेलुगु। तेलुगु के बाद आती है आपके तमिल। ठीक है। तमिल के बाद आती है आपके लैंग्वेज जो आती है वो आती है कन्नड़ हो गई, वो उसके बाद तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, बस। फिर आती है आपके मलयालम। मलयालम। मलयालम के बाद आती है आपके, राज्यों के हिसाब से हो गई है, तो उसके बाद जो बस्ती है वो बता रहा हूँ मैं आपको, हैं। फिर आती है आपके उर्दू। कौन सी आती है? उर्दू। उड़ती उड़ती आ गई है उर्दू। उर्दू के बाद आपके जो भाषा है आदि, जो आदिकाल से चली आ रही है वो है संस्कृत। संस्कृत को भी भारतीय संविधान में मान्यता मिली है। संस्कृत के बाद आती है आपके सिंधी। सिंधी के बाद आती है आपके बोरो। उसके बाद आती है डोगरी। उसके बाद आती है आपके मैथिली। उसके बाद आती है आपके संथाली। संथाली कितनी होगी? 17, 1, 18, 19। अपने नज़दीक पड़ता है नेपाल, नेपाली। उसके बाद मणिपुरी। मणिपुरी। मणिपुरी के बाद अपनी एक लैंग्वेज कौन सी बच गई है? नेपाली, संताली, बोरो, डोगरी, मैथिली, सिंधी, नेपाली, कोंकणी। कौन सी बच गई है? कोंकणी। ये है आपके प्रमुख रूप से जो भारतीय संविधान में जिनका उल्लेख है वो 22 भाषा है। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये है वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में जो प्रमुख जो 22 भाषा हैं वो। 22 भाषाओं में आप ये बताओ कि ये भारतीय संविधान का भाग है? आप कहोगे सर यस। अगर भारतीय संविधान का भाग है तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है? तो आप कहोगे संविधान का भाग है तो संशोधन होगा, श्योर रूप से। तो इसमें संशोधन हुए 3। कितने संशोधन हुए? 3। अब 3 संशोधन कौन कौन से हुए हैं? तो 3 संशोधन नंबर, संशोधन नंबर 1 हुआ है आपके 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। और ये हुआ आपके 1900 जो है 71 में। कब हुआ है आपके? 1967 में। 1967 में। इसमें आपके विशेष जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान किया गया था कि नाम बदला गया है। अक्सर आप वैसे न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो उसमें लिखा जाता है कि मेरा नाम शीतल कुमारी से हेमा कुमारी किया जाता है और भविष्य में मुझे हेमा कुमारी के नाम से जाना जाएगा। ठीक उसी प्रकार सन 2000 जो 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां जो संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसके तहत आपके लैंग्वेज जोड़ी गई थी। एक लैंग्वेज जोड़ी गई थी, वो थी सिंधी। कौन सी? सिंधी। ये आपने देखा होगा अगर आप शहर की तरफ जाते हो, जोधपुर शहर के अंदर भीतरी तरफ, तो वहाँ पर सिंधी समाज रहता है। उन सिंधी समाज की जो भाषा है वो है आपके सिंधी भाषा। उसको जोड़ा गया आपके 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद आपके संशोधन होता है दूसरा, और वो होता है 71वां संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन होता है आपके 1992 में। 1992 में संविधान संशोधन होता है, 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी 3 भाषाएं थी आपके? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकण क्षेत्र कौन सा है? आप ये कमेंट करके मुझे बताओगे। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली।
इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 में। एक वापस एक 21 से कूद के आए 71 में। 71वां कब हुआ? 1992 में। तो तीसरा संविधान संशोधन कौन सा होगा? तो 92वां। लॉजिक लगाओ सीधा सीधा, 92वां संविधान संशोधन। मैं कह रहा हूँ पॉलिटी इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप लोड ले रहे हो ओहो मुझसे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन होता है आपके 2003 में। 2003 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नया मॉडल उस समय हम इस धरती पर अपलोड हुए थे 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 4। कौन कौन सी? तो आपके जो जोड़ी गई थी वो थी, पहली थी बोरो, दूसरी थी डोगरी, तीसरी है मैथिली, और चौथी है आपके संथाली। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इनको याद करने का। तो तरीका ये है कि बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। डोगरी आई, डोगरी ने भरा मेथी का बोरा और उसे संत को दे दिया, जा संत मजे कर। डोगरी आई, भरा उसने मेथी का बोरा और वो दे दिया संत को। तो ये हो गई आपके बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। डोगरी ने बोरा भरा किसका? मेथी का। किसको दिया? संत को। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई आपके 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 3 जो भाषाएं जोड़ी गई है वो है बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसी के तहत इनको जोड़ने के बाद इनका होता है 22 भाषाओं का जो पूर्ण रूप। कौन कौन सी जोड़ी गई? सिंधी 1, कोंकणी 2, मणिपुरी 3, नेपाली 4, बोरो 5, डोगरी 6, मैथिली 7 और संथाली 8। अब बात आ गई है आपके कि 14 प्लस 8, इतनी तो गणित मुझे भी आती है कि 14 और 8 कितने होते हैं? 22। और वो जो 8 कौन कौन सी भाषाएं थी? वो थी सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद 14 प्लस 8 बराबर 22 हो गए। अब 22 इसमें से अब आप छांटो कि कौन सी बाद में जोड़ी गई है? कश्मीरी संविधान के लागू होने के समय थी, पंजाबी थी, हिंदी थी, बंगाली थी, असमिया थी, ओडिया थी, मराठी थी, गुजराती थी, कन्नड़ थी, तेलुगु थी, तमिल थी, मलयालम थी, उर्दू थी, संस्कृत थी, सिंधी नहीं थी, बोरो नहीं थी, डोगरी नहीं थी, मैथिली नहीं थी, संथाली नहीं थी, नेपाली नहीं थी, मणिपुरी नहीं थी, कोंकणी नहीं थी। ये जो आपके 14 के बाद वाले 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो 8 भाषाएं हैं ये जोड़ी गई है बाद वाले संविधान संशोधन के तहत। एक आपको मैं एक और अजीब सा संशोधन बताता हूँ, और वो संशोधन हुआ था 2011 में। 2011 में संविधान संशोधन हुआ था, और उस संविधान संशोधन के तहत एक परिवर्तन किया गया था। उड़िया का नाम ओडिया किया गया। उड़ीसा जो उड़िया भाषा थी उसका नाम क्या किया गया? ओडिया। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ओडिया। उड़ीसा का नाम किया ओडिशा, और उड़िया का नाम किया गया ओडिया। ठीक है, अगर आप किसी कुत्ते का नाम मशक्कली रख दोगे तो वो मशक्कली नहीं होगा। ठीक वही बात है कि उड़िया का नाम जो 2011 में परिवर्तित करके ओडिया किया गया, ओडोलारे, वो बात है। तो ये आपके संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें प्रारंभ में 14 विषय थे, 14 जो भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं। और अपने लिए एक जो सबसे जो मैं कहूँ तो शर्मनाक बात यह है कि राजस्थानी को इसमें मान्यता नहीं है। विशेष रूप से ध्यान रखें, राजस्थानी को मान्यता नहीं है, राजस्थानी को मान्यता नहीं है। मैं इसका राजस्थानी को मान्यता क्यों नहीं है इसका एक साधारण सा तरीका बताता हूँ। जिसको जो थोड़ी बहुत स्कूल में जाता है वो उसको आती है, स्टार्टिंग में आती है मारवाड़ी के बाद में उसको थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलनी आती है। तो जैसे उसको थोड़ी बहुत हिंदी बोलनी आती है तो वो कोशिश करता है कि हिंदी बोल ले। घर वाले सपोर्ट करते हैं, हाँ मारो छोरो हिंदी बोल ले। थोड़ा सा वो उसका लेवल स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, वो सीखता है इंग्लिश सीखता है। घर का छाती और मारो छोरो अंग्रेजी आवे, वो बोलता है फिर इंग्लिश। और फिर वो इंग्लिश इस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको हिंदी भी अच्छी नहीं लगती है, कि मतलब ये क्या लैंग्वेज है।
और सच बताऊँ ना तो हिंदी बोलते बोलते घंटों छल जावे, ठीक है। इसीलिए जो अपनी मारवाड़ी जो राजस्थानी है उसको बढ़ावा देना है तो सबसे पहले आप सभी को राजस्थानी भाषा को सपोर्ट करना होगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो अभी राजस्थानी भाषा के लिए जो आंदोलन हुआ था कि मायड़ मांगे भाषा, या जो अभी जो चला था आंदोलन चला था कि अपनी मायड़ को, जो अपनी मायड़ भाषा है उसको मान्यता दो, तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वापस ये ट्रेंड आएगा, वापस एक बार फिर पुनः आंदोलन होगा। और उस दौरान आप सबको बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना है और इसमें हिस्सा लेना है और अपनी जो राजस्थानी की जो भाषा है उसको संविधान में मान्यता दिलानी है। अगर आप राजस्थानी भाषा में मान्यता दिलाते हो तो सच बताऊं तो जो कंपटीशन का लेवल है वो लगभग आप मानो कि 25 से 30% कम हो जाएगा। बाहर वाले आते हैं, यूपी वाले, परसों में ये देने गया था अपने सीईटी का एग्ज़ाम, तो वहाँ पर एक यूपी का जो बंदा बैठा था वो मेरे पीछे ही बैठा था। जब हम दोनों गेट से बाहर निकले तो बोला कि काहे ये RSMSSB बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे एक प्रश्न काहे पूछता है रे। मैं क्या हुआ, क्या हुआ भैया जी, क्या हुआ? नहीं रे, इतने इजी काहे प्रश्न पूछता है, इतने इजी में तो हर कोई 40% ला सकता है। गजब है यार, जहाँ जो राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, छींके आ रही है, और यहाँ ये बाहर वाला यूपी वाला कह रहा है काहे इतने इजी प्रश्न काहे पूछते हो। तो वो बात यहाँ पर लागू होती है। अगर राजस्थानी को भाषा को अगर मान्यता मिल जाए तो शायद ये जो बाहर वाले आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। जैसे अगर हम गुजरात में जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो गुजरात में जो भर्ती आती है उसमें अगर हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो स्टूडेंट है वो इसी में मात खा जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न पूछते हैं, विशेषकर उनका जो लगभग 30 से जो 40% जो वेटेज रहता है वो उनकी भाषा का रहता है। और उनकी भाषा का रहने के कारण ही वहाँ पर जो बाहर के जो अदर स्टेट के जो है लड़के वो फॉर्म नहीं भरते हैं, और अगर भरते भी है तो वो पीछे रह जाते हैं। उसका कारण यही है। अगर आप पंजाब में जाओगे तो पंजाबी में प्रश्न पूछते हैं, गुजरात में जाओ तो गुजराती में पूछते हैं, और अगर आप महाराष्ट्र साइड जाते हो तो मराठी में प्रश्न पूछते हैं। हर प्रकार का एक जो प्रश्न का जो पूछने का जो तरीका होता है वो जो संविधान में मान्यता मिलने के बाद ही पूछा जा सकता है। हालांकि अभी भी जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को शामिल करने के पीछे यही उद्देश्य है कि भाई कम से कम आप तो अपनी जो सभ्यता उसको जानो, आप तो अपनी सभ्यता को समझो, आप तो अपनी सभ्यता की कदर करो, आप तो अपनी संस्कृति को समझो। उसी के लिए जो राजस्थानी जो मान्यता, राजस्थानी भाषा को अगर मान्यता दे दी जाए तो ये वेटेज कम हो सकता है। उसके बाद अपनी अनुसूची आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची में है आपके, चलो मैं आपको एक यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ, रिव्यू। रिव्यू क्या लिख रहा हूँ? रिव्यू। मुझे नहीं लगता कि इस एक जो रिव्यू शब्द इससे कोई भी अनभिज्ञ होगा, मतलब जिसको इस रिव्यू शब्द का मतलब पता नहीं होता है। हर कोई कहता है तूने मेरी वीडियो देखी थी क्या? हाँ। उस पर रिव्यू देखा? कहाँ देखा? फ्लिपकार्ट पे कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, रिव्यू देखा? कहाँ देखा? अमेजोन पे कोई ऑर्डर कर रहे हो, रिव्यू देखा? देखा नहीं देखा? कोई बतला नहीं देखा। अरे यार वो देखा, वो वीडियो यार गजब वायरल हो रहा है, उसका रिव्यू देखा? हाँ देखा। नहीं देखा। रिव्यू का मतलब होता है आप आम जीवन में इस शब्द का कई बार प्रयोग करते हो। रिव्यू का अर्थ होता है समीक्षा। क्या होता है? समीक्षा। रिव्यू का अर्थ होता है समीक्षा। एक आपने और नाम सुना होगा, मोटिवेशन। आपने मोटिवेशन शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से लगभग 80% इस शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं बता सकते। मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन हो गया, एक शब्द आपके हो गया बैंक, एक हो गया आपके लर्निंग। ये जो शब्द है इनका अर्थ लगभग कई स्टूडेंट मुझे नहीं बता सकते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोटिवेशन का अर्थ होता है अभिप्रेरणा। बैंक का अर्थ होता है, बैंक को हिंदी में कहा जाता है अधिकोष। लिख लो भले आप पेन लेके। और लर्निंग का अर्थ होता है अधिगम।
अधिगम यानी सीखना। हालांकि अपना इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो रिव्यू शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है जुडिशियल रिव्यू के लिए, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, आप बता सकते हो? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया था और मैं आपको एक बार आज वापस रिवाइज कर रहा हूँ। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है अपने न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पलटना, वापस बदलना। ये है नवी अनुसूची में। और ये जो नवी अनुसूची है, जो संविधान जब लागू होता तब तो 8 ही अनुसूची थी। ये नवी अनुसूची अर्थात नई है तो ये जुड़ेगी। तो कब जुड़ेगी? तो ये जुड़ी थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था रे? कोई बता सकता है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? प्रथम संविधान संशोधन हुआ है आपके 1901 से 1 में, यानी कि 1951 में ये शब्द जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विषय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। यानी कि जो इसमें है वो रहेगा, जो इसमें दे दिया वो निर्धारित रहेगा, उसमें आप किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते हो। विशेष रूप से ये किया गया था, इसके पीछे कारण थे, 2 कारण थे। एक तो था जमींदारी व्यवस्था एवं जो आपके जो भू सुधार थे, भू सुधारों को लागू करना। अर्थात कि जो जमींदारी जो व्यवस्था थी, जमींदार, वो एक गाना, एक सॉन्ग है ना कि बापू जमींदार की तू लेके देवे कार, ठीक है। तो यहाँ पर जमींदार का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हो। जमींदार का अर्थ होता है, पंजाबी में जमींदार का अर्थ होता है किसान से। और उसी व्यवस्था को, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको लेकर और जो भू सुधार हुए थे उनको लागू करने के लिए ये अनुसूची लागू की गई थी। क्योंकि तत्कालीन समय में ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जो सरकार आई है वो नियम बदल रही है, जो सरकार आई उसने नियम बदल दिए, आई उसने बदल दिए। इसके लिए इस नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। लेकिन सन 2007 में, यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बार वापस समझा रहा हूँ। जमींदारी व्यवस्था जो तत्कालीन समय में जो भू जो थी, जो भूमि में जो सुधार किए गए थे, भाई बीघा कितने का, मतलब कि कितने स्क्वायर फीट का होगा या कितने क्षेत्रफल में होगा, जो जमींदारी व्यवस्था है, जो सामंतीय जो व्यवस्था है, उसको हटाकर और जो भू राजस्व है वो डायरेक्ट सरकार के पास जाना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। और उसको लागू करना तत्कालीन समय में इतना, जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, जितना संभव नहीं है। क्योंकि उस समय आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन जो जमींदार वर्ग थे वो आंदोलन कर देते, उग्र उठाव कर लेते, इसलिए उनको एक बार नियमों को लागू कर दिया और लागू करके ये प्रावधान कर दिया गया कि जो नवी अनुसूची है उसमें सम्मिलित किसी भी विषय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। मतलब अगर कोर्ट में भी चले गए ना तो भी उसका जो नियम जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। ये प्रावधान किया गया था आपकी नवी अनुसूची में। कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। इसके बाद सन 2007 में एक आया था कोइल्टोवाद। 2007 में यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित प्रावधान का न्यायिक
पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। उसके बाद क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कोइल्टोवाद हुआ आया था जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 2007 में कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित जो प्रावधान है, जो सम्मिलित जो प्रावधान है, उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि भाई आपने 24 अप्रैल 1973 से पहले जो संविधान में जो कुछ भी डाल रखा था उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी आपने सम्मिलित विषय किए हैं, जो शामिल जो विषय किए हैं, उनमें न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये विशेष रूप से जो है 24 अप्रैल 1973 का ये जिक्र क्यों किया गया? 24 अप्रैल 1973 का जिक्र करने का कारण है, मैं इसके बारे में एक बार और चर्चा कर चुका हूँ। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती या केशवानंद वाद का निर्णय आया था। केशवानंद वाद का निर्णय आया था, जो हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उस जो जिसका आया था निर्णय आया था, वो आया था आपके 24 अप्रैल 1993 को। और इस दिन जो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है, जो जुडिशियल रिव्यू है, उसको भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया। क्या माना गया? आधारभूत ढांचा। आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत जो ढांचा है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। इसके ऊपर सह विस्तार से एक पूरी क्लास लूँगा और मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ये निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी जो न्यायिक पुनरावलोकन में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं, उनका आप पुनरावलोकन कर सकते हो। और ये दिया गया 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णय दिया गया था। और उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक जो पुनरावलोकन है, उस शब्द को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया। आधारभूत ढांचा कैसे? आधारभूत ढांचा मान लो तो ये जो अपने शरीर के अंदर जो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी, वो अपने शरीर का आधारभूत ढांचा है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना तो आप ऐसे झुक जाओगे, ठीक है, या आप ऐसे पड़े रहोगे या आप ऐसे पड़े रहोगे। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई ना तो रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है आपके इस कंकाल तंत्र से, और अगर कंकाल तंत्र ही टूट गया तो चाहे आप हाथ भले कितने उठाओ ना, आपका दिमाग कर रहा है कि मैं इसको उठा लूँ, नहीं उठा पाओगे। ठीक उसी प्रकार आधारभूत ढांचा होता है। आधारभूत ढांचे में जो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है उसको शामिल कर दिया गया था 24 अप्रैल 1973 को। ये थी आपके 9वीं अनुसूची, जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद आती है आपके 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कौन सी अनुसूची? 10वीं। अनुसूची नंबर 10। टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में है 9वीं अनुसूची जोड़ेगी, उसके बाद आपके जोड़ेगी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल संबंधी प्रावधान, दल बदल विरोधी प्रावधान। किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी प्रावधान। कैसे प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी प्रावधान। दल बदल विरोधी प्रावधान कैसे? तो 10वीं अनुसूची आपके सबसे पहले जो जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। थोड़ी बहुत अंग्रेजी मानी आवे। 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसके तहत प्रावधान किया गया कि जो सांसद है, पहली बात तो यह है कि संसद किसे कहते हैं? संसद सदस्य को। संसद सदस्य कौन होता है? तो संसद का सदस्य होता है लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य। अर्थात जो लोकसभा का भी सदस्य और जो राज्यसभा का भी सदस्य है, इनको कहा जाता है सांसद। सांसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्य। यहाँ पर मैंने विधानमंडल शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती है, और संसद में जो आती है आपके सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है। विधानमंडल के सदस्यों
के दल बदल जो सदस्य इधर से उधर हो रहे हैं, जो दल बदल कर रहे हैं, दल बदल की निर्हरता है। क्या है? निर्हरता है। निर्हरता का अर्थ क्या होता है कि भाई कौन दल विदल जो है, अगर आपने दल बदल कर लिया है तो आप दल के विरोधी माने जाओगे। ये तो किया गया था आपके 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें एक बार पुनः संविधान संशोधन होता है और वो होता है आपके 91वां संविधान संशोधन 2002। 91वां संविधान संशोधन 2002 में यह किया गया था, संशोधन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसके लिए 5 प्रमुख प्रावधान किए थे। प्रावधान नंबर 1, कोई भी व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकता, अर्थात कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दल के जो सदन की जो सदस्यता है वो कैसे? तो वो ऐसे कि एक व्यक्ति है जो कांग्रेस में शामिल है और अब वो लोकसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य बन चुका है। इधर से फोर्स लगाया बीजेपी ने, पहले तो फेंका पैसा, नहीं गया, पीछे छोड़ी ईडी। जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय आया कि भाई अब ऐद खोल वाली बात है, ये आएगा तो खींच के लेके चला जाएगा, सारा चला जाएगा, पैसा जो है अपना, जो ब्लैक मनी, जो वाइट मनी, सब लेके चला जाएगा। उसके डर से वो चला गया आपके इस तरफ बीजेपी में। तो अकेला व्यक्ति गया है। इसका मतलब कैसे गया है? वो अपने लालच के लिए गया है, वो अपने स्वार्थ के लिए गया है। तो जो स्वार्थ के लिए आया वो किस काम का? उसकी मान्यता कर दो रद्द, उसकी सदस्यता कर दो रद्द। वो होता है दल बदल का दोषी, उसकी सदस्यता होती समाप्त। दूसरा होता है पार्टी के विहिप का उल्लंघन करना तथा संबंधित दल द्वारा क्षमा नहीं करना। ठीक है। जैसे विहिप क्या होता है? ये एक शब्द है ना, विहिप। ये जब मैं आपको राष्ट्रपति बताऊंगा तब समझाऊंगा। विहिप का मतलब होता है कि जो पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख नेता है, जो शीर्ष के नेता है, या आपके जो बीजेपी उसके शीर्ष नेता, मान लीजिए बीजेपी के आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपनी कांग्रेस पार्टी है उसको आदेश दिया कि भाई जितने भी आप जो सदस्य चुन के आए हो कांग्रेस से, वो मैं जिस तरफ कहूँगा आप वहीं पर वोट दोगे। मान लीजिए उसमें से एक कोई खड़ूस निकला और उसने उस तरफ वोट नहीं दिया तो पार्टी ने जो प्रमुख पार्टी के जो अध्यक्ष है उसने कहा कि ये हमारी बात को फॉलो ही नहीं कर रहा, हमारी बात को मान ही नहीं रहा है, उसको निकालो पार्टी से बाहर। उसको जैसे पार्टी से बाहर निकला तो वो उसकी हो गया पार्टी से बहिष्कृत, अर्थात वो दल बदल का दोषी बन गया है। अब वो आता है बापूड़ा मारो मती थारी काली गाय, अगर ऐसी बात करता है और उसके बाद अगर उसे जो मल्लिकार्जुन खड़गे है, मान लीजिए जो जिस पार्टी से है, जिस दल से है, उस दल के प्रमुख ने उसको क्षमा नहीं किया है, अगर उसने क्षमा कर दिया है तो वो पार्टी में वापस आ जाएगा। अगर उसने क्षमा नहीं किया है तो भाई बाहर का रास्ता देखो, आपकी सदन की सदस्यता होती है समाप्त और आप हो दल बदल के दोषी। ये होगी 2 प्रमुख बातें। उसके बाद जो तीसरा जो प्रावधान किया गया वो किया गया है आपके संपूर्ण पार्टी के लिए, अर्थात तीसरा जो प्रावधान किए गए हैं
कि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं, दल बदल कर सकते हैं। एक साथ जो सदस्य दल बदल कैसे कर सकते हैं? 2/3 का अर्थ होता है 66%, 66%। अगर 66% व्यक्ति, 2/3 व्यक्ति एक साथ एक दल को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, माफ कीजिएगा। एक साथ 66% व्यक्ति यदि दल बदल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दल में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी है, अर्थात दल में सुधार की आवश्यकता है। बाकी ये जो है व्यक्ति है वो सही है। अगर 2/3 सदस्य एक साथ 66% सदस्य अगर दल बदल किया तो सरकार वो अपनी बनाएगी। जैसे अभी ये पिछले दिनों में हुआ था, वो वसुंधरा राजे को जब मुख्यमंत्री जब बनाया जा रहा था, उस समय भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने से पहले वसुंधरा राजे ने उम्मीदवारी की थी। वसुंधरा ने कोशिश की थी कि भाई मैं जो विधायक है उनको अपने साथ ले जाऊं, लेकिन 66% हुए नहीं। और 66% से अगर कम होते हैं तो सबकी जो दल की जो मान्यता है जो उनको बहिष्कृत कर दिया जाता और उनको दल बदल का विरोधी माना जाता। इससे पूर्व सचिन पायलट ने भी ये कोशिश की थी, कुछ नेता बागी नेता बने थे, लेकिन जो 66% नहीं हुआ था, 66% नहीं होने के कारण वो दल के जो है विरोध में नहीं जा पाए थे। इसीलिए जो पिछली बार जो सरकार बन गई थी आपकी गहलोत सरकार, और वर्तमान में जो सरकार बनी है वो है भजनलाल सरकार, ठीक है। उसके बाद आप वो चौथा निर्णय दिया गया था कि भाई निर्दलीय जो व्यक्ति हैं, जैसे अपने रविंद्र सिंह भाटी हैं, निर्दलीय व्यक्ति किसी भी दल को समर्थन दे सकते हैं, किसी भी दल को समर्थन दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ये अपना समर्थन किसी को भी दे सकते हैं। और जो पांचवा जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था मनोनीत व्यक्ति को, मनोनीत जो व्यक्ति है उसको 6 माह के भीतर किसी दल को समर्थन अर्थात निर्दलीय जो व्यक्ति है वो कभी भी किसी भी दल को समर्थन दे सकता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, क्योंकि वो निर्दलीय से जीता है। वो किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं जीता है, वो खुद के दम से जीता है, वो खुद के दम खम पे जीता है। और जो मनोनीत जो व्यक्ति होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे वो वर्तमान में नहीं हो रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों हो रहे थे और क्यों नहीं हो रहे हैं। तो जो मनोनीत व्यक्ति है उनको 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से, अगर आपने 6 माह के भीतर अगर आपने किसी दल को समर्थन नहीं दिया, इसका मतलब ये होगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप घर जाओ, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी आपके 10वीं अनुसूची, जिसमें जो जोड़ी गई थी आपके 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसमें एक बार संशोधन हुआ था, वो हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा। उसके बाद आती है आपके 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और 11वीं और 12वीं अनुसूची में आपको दोनों एक साथ बता दूंगा, क्योंकि ये जो 11वीं और 12वीं एक बहुत ही लंबा और बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, जिसको हम लगभग अपने 3 या 4 क्लासों में पूरा कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम अपनी अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको मोटा जो एक सार रूप है वो बता देता हूँ। अपने 10 तो हो चुकी है, अब पीछे बची 2, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 11वीं अनुसूची और फिर है आपके 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो लागू हुई थी आपके 24 अप्रैल 1993 को। इसमें है पंचायती राज से संबंधित अधिनियम, पंचायती राज, और पंचायती राज में कुल 29 विषय है। उसके बाद आती है आपके 12वीं अनुसूची, वो जोड़ी गई आपके 73वां संविधान संशोधन
कौन सा, सॉरी यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन और ये आपके 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। ये दोनों एक ही साथ जो संशोधन हुए थे और जो लागू हुए थे वो भी एक ही वर्ष में हुए थे। ये है स्थानीय नगरीय निकाय से संबंधित, स्थानीय नगरीय निकाय से संबंधित, नगरीय निकाय से संबंधित, निकाय से संबंधित। तो ये आपके 12 की 12 अनुसूची होती है पूरी। इसके बाद आते हैं जो प्रमुख संविधान के जो भाग आते हैं वो भाग करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है और मुझे लगता है कि ये 12 अनुसूची है जो मैंने आपको बताई है वो आपको कंठस्थ हो गई होगी जब तक आपने क्लास देखी है तब तक। अगर आप साइड में पेन लेके भी बैठे हो ना और आपके पास एक रफ पेज है या आपका जो पॉलिटी विषय है, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसके अगर आपने पीछे एक पन्ने पर जो मैंने बताया है उसको अगर शॉर्ट नोट्स के रूप में भी लिखा है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये विशेष है, अगर आपने ये भी लिखा होगा ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको कभी भी भूलोगे नहीं। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अपनी इस क्लास से विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।